हेलो स्टूडेंट्स, आज से लेके अगले 5 दिन तक हर रात 8 बजे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के ऊपर वीडियो आएगा। कुल मिला के 5 वीडियो आएगा जिससे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो के बाद अगला जो 4 वीडियो होगा वो होगा एक किंगडम मोनेडा के ऊपर, एक प्रोटिस्टा के ऊपर, एक किंगडम फंजाई के ऊपर और एंड वाला होगा वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस के ऊपर। लेकिन बीच में किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी के बारे में एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेकिन जब अलग से हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वो जो पैरा दिया हुआ है वो पैरा को लेके तभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में किंगडम एनिमलिया और प्लांटी को लेके डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट वीडियो। एनसीईआरटी के एकदम पहले लाइन पर ही लिखा है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशंस देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। यानी सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ है तब से ह्यूमन कोशिश कर रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लासिफाई करने का। लेकिन सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं था, यानी साइंटिफिक कैरेक्टर के ऊपर बेस करके नहीं था, वो था मोस्टली इंस्टिंक्टिवली। ठीक है, वो था इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्ट के ऊपर निर्भर करके क्लासिफिकेशन किया गया था। इंस्टिंक्ट के ऊपर निर्भर करके क्लासिफिकेशन किया गया था एकदम अर्ली डेज में, जो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं था। ये किया गया था मोस्टली बेस्ड ऑन आवर नीड्स, नीड्स के ऊपर निर्भर करके। नीड्स यानी कौन कौन सा नीड्स? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशन किया गया था। इंस्टिंक्टिवली था और नीड्स के ऊपर निर्भर करके था। तो वो उतना वहां पे साइंटिफिकली कोई क्राइटेरिया यहाँ पे देखा नहीं गया था। लेकिन उसके बाद आए एरिस्टोटल, जो कि वो एकदम जो अर्ली डेज थे तभी के साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, एकदम अर्ली तो नहीं। तो एरिस्टोटल ने ही सबसे पहला मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया था। मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया था। और इन्होंने क्या किया था, कुछ मॉर्फोलॉजी देख के, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी को देख के जो प्लांट्स है उन प्लांट्स को एरिस्टोटल ने हर्ब, श्रब और ट्री, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज 3 कैटेगरी में डिवीजन किया था। ऊपर का मॉर्फोलॉजी देख के, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी देख के। और एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवीजन किया था। एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एनिमल्स दोज हैड आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस, जिसके पास था, और जिसके पास नो आरबीसी यानी आरबीसी नहीं था। तो आरबीसी का उपस्थिति के ऊपर निर्भर करके एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवीजन किया था। एक के पास आरबीसी मिलेगा और दूसरे के ब्लड में आरबीसी नहीं मिलेगा। और प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री। तो ये था एकदम अर्ली स्टेजेस में जो क्लासिफिकेशन चल रहा था उससे बेटर था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक क्राइटेरिया को यहाँ पे देखा गया था। इसके बाद आए लिनियस। लिनियस ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस करके किया था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, बाहर से क्या फीचर दिख रहा है। अब बाहर से फीचर मतलब सेल के बाहर क्या दिख रहा है? सेल वॉल। तो मोस्टली लिनियस ने सेल वॉल के ऊपर बेस करके ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया था। एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमलिया, यानी एनिमल्स और प्लांट्स, ऐसे 2 ग्रुप में, 2 किंगडम में डिवीजन किया था। अब ये वाला जो क्लासिफिकेशन लिनियस ने किया था, इसमें बहुत सारा खामियां रह गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को
सेम किंगडम में रखा गया। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को कैसे, जैसे प्रोकैरियोट्स में देखो बैक्टीरिया आता है ना, बैक्टीरिया या फिर सायानोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब तो प्रोकैरियोट्स है। अब जो इन्होंने किया था, जो किंगडम प्लांटी रखा था लिनियस ने, प्लांटी में क्या क्या आया था, प्लांटी में बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, इसमें एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे चीज को एक साथ इन्होंने किस पे रख दिया था, प्लांटी किंगडम में रख दिया। अब इससे क्या हुआ, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एक साथ आ गए है ना, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स, लेकिन बाकी यहाँ पे जो भी है ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एक साथ आ गया। और क्या हुआ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैसे, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होता ही है, उसको छोड़ के भी अगर हम देखेंगे क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला, ये सब जो है यूनिसेलुलर है। लेकिन अगर हम लोग स्पाइरोगाइरा देखेंगे, स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर है, तो क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये सबको एक साथ रख दिया, यानी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ हो गया। और क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी एक साथ आ गया। कैसे, जैसे एल्गी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब फोटोसिंथेटिक है। लेकिन अगर हम लोग फंजाई को देखेंगे, फंजाई तो सैप्रोफाइटिक है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो फंजाई प्लांटी किंगडम में ही उसको रखा गया था, मतलब फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गया था। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था लिनियस ने, वो बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी था, ऊपर ऊपर कैसा देखने में है। सिर्फ ऊपर ऊपर देखने से अगर क्लासिफिकेशन हो जाएगा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, तो ऊपर का कैरेक्टर देखने से अगर क्लासिफिकेशन हो जाता तो इतना ऐसा ही होगा, है ना, सब आपस में मिल गया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, सब एक जगह पे आ गया। तो ये जो कंफ्यूजन है, मतलब ये इनएडेक्वेट था, ये जो क्लासिफिकेशन था ये था इनएडेक्वेट। इनएडेक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट, इनएडेक्वेट यानी इनसफिशिएंट, तो ये उतना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा साइंटिफिक क्राइटेरिया को यहाँ पे देखा नहीं गया था। ऊपर ऊपर कैसा सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट वो देख के किया गया था, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट उसको रखा गया प्लांटी में, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है उसको रखा गया एनिमलिया में। लेकिन सेल वॉल का भी तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल, प्लांटी का सेल वॉल क्या सेम होता है, कॉम्पोजिशन में डिफरेंस रहता है ना। तो ये सब कैरेक्टर को भी देखना चाहिए अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना है। इसलिए इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने किया, 1969 में किया आर.एच. विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। यहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइटेरिया को इन्वॉल्व किया, मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया। क्या क्या इन्वॉल्व किया, इन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर, कौन, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्राइटेरिया, कौन कौन सा क्राइटेरिया को विटेकर ने कंसीडर किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक
रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन 5 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करके विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू किया, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा किंगडम? 5 किंगडम। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 3 फंजाई, किंगडम नंबर 4 प्लांटी एंड लास्ट किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। यही हमारे सिलेबस में है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को लेकर पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमलिया अलग चैप्टर में दिया हुआ है, तो अलग वीडियो सीरीज में हम लोग प्लांटी और एनिमलिया को लेकर डिस्कशन करेंगे। अभी ये सब के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर अभी 1-2 बात मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद भी और भी ज्यादा क्राइटेरिया को लेना अभी भी चल रहा है। जितना आगे हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन और भी एडवांस होगा। ठीक है, एक नाम दिया हुआ है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने किया था? कार्ल वूज ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो इसमें तो मोनेरा जो है वो तो प्रोकैरियोट है, तो ये जो प्रोकैरियोट है इसको 2 डोमेन में डिवीजन किया था, आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया एंड बैक्टीरिया, ठीक है, और बाकी सारे जो थे वो तो सब यूकैरियोट्स है, तो इसको यूकैरियोटा में ही रखे थे। यूकैरियोटा यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया था? 3 डोमेन में डिवीजन किया था कार्ल वूज ने। नंबर 1 आर्किया, नंबर 2 बैक्टीरिया एंड नंबर 3 यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में कौन कौन से किंगडम आता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, यानी इसके अंदर 4 किंगडम चला गया। और जो मोनेरा किंगडम था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। बाकी और क्या लिखा है एनसीईआरटी में बाद में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो 5 किंगडम के बारे में बात किया विटेकर ने, उनका जो क्राइटेरिया लिया था वो कैरेक्टर कौन से किंगडम में क्या पाया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सेल टाइप। सेल टाइप में मैंने बोल दिया अभी कि जो मोनेरा है वो है प्रोकैरियोट, है ना। मोनेरा का जो सेल है वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन बाकी चारों क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल, ये भी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है, हाँ है, लेकिन किससे बनता है? कॉम्पोजिशन क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन यानी पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड्स। सेल वॉल क्या प्रोटिस्टा में मिलेगा? हाँ, कुछ मेंबर्स में मिलेगा, ठीक है। इनफ्यू मेंबर्स कुछ मेंबर्स में मिलेगा, इनफ्यू मेंबर्स। फंजाई में मिलेगा, हाँ फंजाई में मिलेगा। कॉम्पोजिशन क्या होगा? फंजाई का सेल वॉल बनता है काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से, अभी सिर्फ काइटिन ही याद रखो, काइटिन। प्लांटी में जो सेल वॉल मिलता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सेलुलोजिक सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल मिलता है? नहीं मिलता है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, अगर एक सेल प्रोकैरियोट होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस नहीं रहता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन बाकी सारे तो यूकैरियोट्स है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एकदम इजी। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा तो सिंगल सेल है ना, तो उसका यूनिसेलुलर या सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये भी यूनिसेलुलर और सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई में क्या होगा? मल्टी
मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, प्रॉपर टिश्यू बनता नहीं है, लूज टिश्यू। प्लांटी में जाएंगे तो यहाँ पे टिश्यू बन गया, एकदम टिश्यू बन गया, ऑर्गेन भी बन गया, टिश्यू एंड ऑर्गेन। और अगर एनिमल्स में जाएंगे टिश्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑर्गेन भी मिलेगा, इनफैक्ट ऑर्गेन सिस्टम भी मिलेगा, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो सबसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ये क्राइटेरिया को देखेंगे तो सबसे एडवांस कौन है, एनिमल, या टिश्यू, ऑर्गन, यानी और सिस्टम तक भी मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे डाइवर्स अगर देखेंगे तो वो होगा मोनेरा का, सबसे ज्यादा तरीके का। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी होगा, हेटेरोट्रॉफिक भी होगा, यानी ऑटो एंड हेटेरो दोनों होगा यहाँ पे। और ऑटो में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होगा, केमो ऑटोट्रॉफिक भी होगा। अब फोटो में भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी होगा, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी होगा। हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या होगा, सैप्रोफाइटिक होगा, पैरासाइटिक होगा और सिम्बायोटिक भी होगा। यानी जो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है सब पाया जाएगा किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा इसलिए हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स किंगडम, ठीक है। प्रोटिस्टा में आएंगे तो प्रोटिस्टा में क्या ऑटोट्रॉफिक होगा, हाँ, प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा हम लोग देखेंगे वो ऑटोट्रॉफिक है, जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखेगा, पिगमेंट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस से खाना बना पाएगा। अब ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे लेकिन सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक। केमो ऑटोट्रॉफिक कहाँ पे मिलता है, केमो ऑटोट्रॉफिक सिर्फ और सिर्फ मिलता है किंगडम मोनेरा में। हेटेरोट्रॉफिक होगा, हाँ हेटेरोट्रॉफिक तो जरूर होगा, क्योंकि जो खाना नहीं बना पाएगा खुद के लिए उन्हें तो हेटेरोट्रॉफिक ही होना है। हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या होगा, पैरासाइटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है। आते हैं फंजाई में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, क्लोरोफिल एब्सेंट, तो खुद का खाना खुद नहीं बना पाएगा। यहाँ पे सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन सा हो सकता है, मोस्टली सैप्रोफाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक होगा, सिम्बायोटिक भी हो सकता है। चौथा किंगडम प्लांटी किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए रहेगा यानी खुद का खाना खुद जरूर बना पाएगा, तो ऑटोट्रॉफिक होगा ही होगा, ऑटोट्रॉफिक मस्ट, ठीक है। कुछ प्लांट हो सकता है ऑटोट्रॉफिक तो है, इसके साथ साथ पैरासाइटिक हो सकता है अगर कस्कटा हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। और कुछ प्लांट हो सकता है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, लेकिन वो लोग ऑटोट्रॉफिक है, उसको छोड़ के पार्शियली इंसेक्टिवोरस या फिर पैरासाइटिक हो सकता है। एनिमलिया में आएंगे तो एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है, यानी ऑटोट्रॉफिक नहीं, एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके, ये टर्म याद रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब एनिमल्स में भी सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो अगर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो इसमें सबसे डाइवर्स कौन सा किंगडम आएगा, मोनेरा। और अगर हम लोग यूकैरियोट्स में जो 4 किंगडम है उसके अंदर बात करेंगे तो सबसे डाइवर्स कौन सा होगा, प्रोटिस्टा, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पकड़ेंगे तो। अभी ये वाला जो चार्ट है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, देख लो। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोटिक। सेल वॉल यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से बनता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम लोग यूग्लिनोइड्स का बात करेंगे प्रोटिस्टा में, तो यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल रहता नहीं है, उसके जगह पे प्रोटीन का एक कोट रहता है जिसको पेलिकल कहते हैं। फंजाई में तो काइटिन से बनता है मोस्टली, लेकिन हम लोग जब एनसीईआरटी देखेंगे, फंजाई किंगडम देखेंगे, तब देखेंगे कि काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, ठीक है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। प्लांट्स में सेलुलोजिक, प्योर सेलुलोजिक,
और एनिमल्स में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोट यानी एब्सेंट, बाकी सारे यूकैरियोट्स प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, प्रोकैरियोट ये भी सेलुलर, लेकिन यूकैरियोट यूनिसेलुलर है दोनों। यहां से मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू फंजाई में, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गेन जो मैंने कहा, और एनिमल्स में जाएंगे तो ऑर्गेन सिस्टम भी बन गया, यानी सबसे एडवांस्ड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो यहाँ पे सारे हैं, जो मैंने लिखा सब लिखा नहीं है, सब होता है, ठीक है। इसमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, इसमें सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक उसमें भी सैप्रोफाइटिक सबसे ज्यादा, पैरासाइटिक सिम्बायोटिक भी हो सकता है जब लाइकेन में रहता है। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक तो होगा ही होगा, इसको छोड़ के जो मैंने कहा इंसेक्टिवोरस या पैरासाइटिक हो सकता है, लेकिन वो पार्शियली। और एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक कहते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक एटसेट्रा लिखा है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग एकदम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ये जो पोर्शन अभी हम लोग पढ़े वो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। देखो एकदम फर्स्ट पैरा एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जो मैंने कहा सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही क्लासिफिकेशन करने का कोशिश अटेम्प्ट्स ह्यूमंस करते चले आ रहे हैं, जो था मोस्टली इंस्टिंक्टिवली, उतना क्राइटेरिया का वहां पे यूज नहीं किया गया था, वो नीड के ऊपर बेस करके था। कौन कौन सा नीड? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है। उसके बाद कौन आए? एरिस्टोटल, जो थोड़ा साइंटिफिक अटेम्प्ट किया, साइंटिफिक क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बेस करके उन्होंने क्या किया था? प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवीजन किया था। एनिमल्स को क्या किया था? दो ग्रुप में डिवीजन किया था। कौन कौन सा? विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज दैट डिड नॉट, जिनमें आरबीसी थे और नहीं थे। लिनियस ने क्या किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया था, प्लांटी और एनिमलिया। अब ये इसमें क्या क्या खामियां थे? इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, जो मैंने कहा। और क्या? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला एमसीक्यू ये सब से ही आएगा, ठीक है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन चीजों को अलग नहीं कर पाया था। अच्छा, hence the 2 kingdom classification for a long time it was found that inadequate, insufficient, ये सब में डिवीजन नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में जाके ऐसा महसूस किया गया कि ये उतना अच्छा नहीं है, इनसफिशिएंट है। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, लिनियस ने तो सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखा था, कौन सा? सेल वॉल। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction। तो जितने दिन गया ये महसूस किया इंसानों ने कि सिर्फ वो ऊपर ऊपर कैसा देखने में है, वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखने से काम नहीं चल रहा है। तो ये सब क्राइटेरिया को इंक्लूड करो कि क्या कहाँ पे रहता है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप, ये सबको जो जितना दिन गया इसको ऐड करने का मतलब जरूरत इंसानों ने फील किया। इसके बाद क्या हुआ? यहीं पे यही सब लिखा हुआ है। अब जाके विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। ये वाला लाइन याद रखना होगा। कौन कौन सा मेन क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था? मैंने बोल दिया पहले ही, 5 क्राइटेरिया था। क्या क्या? नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 4 रिप्रोडक्शन एंड नंबर 5 फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरा, ठीक है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था? ये था वो क्राइटेरिया। अब जो मैंने कहा कि 3 डोमेन सिस्टम भी आया था, इसके बाद किसने दिया था? कार्ल वूज ने। ओके, कार्ल वूज ने 3
3 डोमेन क्लासिफिकेशन लाया था, जिसमें मैंने बोला कि जो प्रोकैरियोट वाला किंगडम था मोनेरा, उसको 2 डोमेन में डिवीजन किया था, आर्किया एंड बैक्टीरिया। Propose that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain. यूकैरियोटा करके उसको रख दिया था। मतलब कुल मिला के 6 किंगडम बन रहा था। इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो अभी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या, मतलब उससे पहले क्या था और इसमें क्या क्या चेंजेस आया, वो लेके ये और अगला वाला जो पैरा लिखा हुआ है। एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो पहले क्या क्या था, क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगाइडा को एक साथ रखा गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्लामाइडोमोनास चला गया किसमें, प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर है ना, लेकिन स्पाइरोगाइडा मल्टीसेलुलर है। स्पाइरोगाइडा कहाँ पे चला गया, स्पाइरोगाइडा चला गया प्लांटी में। ठीक है, लेकिन जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और वहां पे एल्गी पढ़ेंगे, हम लोग क्लामाइडोमोनास को एल्गी में ही पढ़ेंगे, ये याद रखना। लेकिन अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लामाइडोमोनास और क्लोरेल्ला, और एक नाम है क्लामाइडोमोनास और क्लोरेल्ला, ये जो दोनों है ये पड़ता है किसमें, प्रोटिस्टा में। ठीक है, अगला पैरा में भी यही सारा चीज लिखा हुआ है। देखो क्लामाइडोमोनास और क्लोरेल्ला, जो मैंने कहा कि अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, लेकिन विथ पैरामेसियम एंड एमीबा, पहले एक ही साथ रखा गया था, लेकिन ये 5 किंगडम में इसको अलग कर दिया गया है। अब क्लामाइडोमोनास और क्लोरेल्ला किस में आता है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। इस यहां से कोई सवाल आने का उतना चांस बनता नहीं है। ठीक है, आखिर में यही लिखा हुआ है कि जितना दिन जाएगा उतना क्लासिफिकेशन भी इवॉल्व होगा, नया नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा। यानी 5 किंगडम तो आ ही गया है, 6 किंगडम भी आ गया है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है। हो सकता है आगे जाके 7 किंगडम 8 किंगडम ऐसा बढ़ता रहे, कि जितना हम लोग का नॉलेज बढ़े और जितना ज्यादा हम लोग क्राइटेरिया को इंक्लूड करेंगे, हो सकता है अगले दिन जाके ये किंगडम चेंज होता रहे। लेकिन जितने भी अभी तक हुआ है उसमें प्लांट, एनिमल्स, ये सब कांस्टेंट रहा है। मतलब इसको सेंटर करके ही बाकी सारे इधर उधर हुआ है। ऑर्गेनिजम्स कुछ दूसरे किंगडम में गया है, लेकिन सब यही इसके ऊपर बेस करके ही जितना दिन जाएगा ऐसा क्लासिफिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा पहला वीडियो। अगला वीडियो कल रात 8 बजे आएगा किंगडम मोनेरा के ऊपर। ठीक है, चलो।